जैन साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिक्षण क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और हम वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता को लेकर जो हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। कल हमारी पहली क्लास हुई थी हिंदी साहित्य का जो सामान्य परिचय है उसको लेके। तो आज सबसे पहला आज जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें, हिंदी साहित्य के प्रमुख जो प्रारंभिक इतिहास लेखक थे उनके बारे में। उससे पहले कल क्लास में क्या पढ़ा था उसका 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कल हमने देखा था हिंदी साहित्य के सामान्य परिचय में कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से। ठीक है। और हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो पारसी, फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है हिंदी शब्द। उसके बाद बात करें तो हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जफरनामा ग्रंथ में मिलता है। और उस जफरनामा ग्रंथ किसने लिखा था? शरफुद्दीन यज़दी ने। जफरनामा नाम से ग्रंथ 2 व्यक्तियों ने और ने लिखा था। एक तो लिखा था सूफी कवि नियामत खान जान कवि ने, जिन्होंने सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य भी लिखे। और एक लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिसमें औरंगजेब की काली करतूतों के बारे में लिखा गया था उन्होंने। बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रमुख जो परिभाषाएं दी थी उनमें 5-6 इतिहास लेखकों की हमने चर्चा की थी। तो एक तो थे सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब को लेके इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा दी। दूसरी बात करें तो बालकृष्ण भट्ट ने कहा था कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तीसरी परिभाषा माधुरी प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। और चौथी परिभाषा थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उनका कहना था कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। और विश्वनाथ त्रिपाठी ने दी थी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह हिंदी भाषी जनता की आशा आकांक्षाओं का, उनकी सुख दुख का, उल्लास का एक जो उनके मनस्थितियों का उल्लेख करने वाला एक संचित एक प्रतिबिंब के तौर पे काम करता है। और हमने देखा था हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रविधियों के बारे में। तो 4 प्रविधियों की हमने चर्चा की थी। सबसे पहले जो 4 तरह के इतिहास लिखने के, सबसे पहला वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी कालानुक्रम पद्धति, तीसरी वैज्ञानिक पद्धति और चौथी पद्धति थी विधेयवादी पद्धति। जो पहली वर्णानुक्रम पद्धति थी उसमें क्या था कि कवियों और लेखकों का जो वर्णन था या जो उनका जो उल्लेख किया गया था वो वर्ण क्रम के अनुसार किया गया था। जैसे कबीर, केशव, केदारनाथ तीनों अलग अलग काल के कवि हैं, लेकिन उनको एक साथ ही उनका उल्लेख किया गया है। तो ये दोषपूर्ण पद्धति थी, सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति। और इसको देने वाले कौन थे? गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। उसके बाद बात की कालानुक्रम पद्धति, तो उसको देने वाले थे जॉर्ज ग्रेशन और मिश्र बंधु, जिसमें कवियों का वर्णन कालक्रम के अनुसार था। उसके बाद आई वैज्ञानिक पद्धति, जो गणपति चंद्रगुप्त जी ने वैज्ञानिक पद्धति में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। और उसके बाद थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। आज बात करेंगे अपन हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया उसके सर्वप्रथम जो साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा रही उसमें प्रमुख जो लेखक आए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जो अपनी क्लास रहने वाली है उसका मुख्य बिंदु रहेगा साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें आज हम 2 इतिहास लेखकों की विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपको मेरे साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, रिवीजन करके दूसरी क्लास देखनी है। जैसे आज आप दूसरी क्लास देख रहे हो तो पहली क्लास का आपने रिवीजन कर लिया होगा, फिर अपन ने भी 2 मिनट का रिवीजन कर लिया। और अब तीसरी क्लास लोगे तो पहले दूसरी क्लास का रिवीजन करके तो तीसरी क्लास में आओगे। ठीक है। और शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो आज का टॉपिक रहने वाला है साहित्य इतिहास। साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का जो इतिहास था, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। लेखन की परंपरा। तो आज हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा में जो लगभग 10-15 जो मुख्य लेखक हैं जिनके बारे में सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं और जिनके ग्रंथ सर्वाधिक चर्चित रहते हैं उनके बारे में हम विस्तार से एक एक इतिहास लेखकों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में। जो सबसे पहले जिस लेखक का नाम आता है, जिस इतिहास लेखक का नाम आता है, जिसने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो है गारसा दत्तासी। कौन है? गारसा दत्तासी, जो हिंदी साहित्य इतिहास का लेखक है। जो सबसे पहले जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो है गारसा दत्तासी। बात करते हैं गारसा दत्तासी एक विदेशी फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। एक विडंबना कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि किस तरह एक विदेशी लेखक ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा सबसे पहले। तो गारसा दत्तासी कौन थे? फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस में पेरिस के रहने वाले थे, जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। तो अब नोट बिंदुवार लिखने, इसी तरह नोट्स बनाने आपको। तो हिंदी साहित्य
साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयास हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वह किया था गारसा दत्तासी ने। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था गारसा दत्तासी ने। बात करें ये कहाँ के निवासी थे? ये निवासी थे फ्रांस, निवासी थे फ्रांस में पेरिस के, फ्रांस में पेरिस के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के निवासी थे? फ्रांस में पेरिस के निवासी थे। बात करते हैं कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका क्या नाम था? इन्होंने पुस्तक लिखी, इनकी पुस्तक थी इस्तवार द ला लिटरेतुर, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, ये इनकी पुस्तक का नाम था, इनके ग्रंथ का नाम, किताब का नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। गारसा दत्तासी इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले लेखक गारसा दत्तासी है। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस में पेरिस के निवासी थे। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। बात करते हैं कि इस पुस्तक में जो एंदुई और हिंदुस्तानी शब्द है वो किसके लिए आए हैं? तो एंदु जो शब्द आया है, एंदुई शब्द, ये आया है हिंदवी। किसके लिए आया है? हिंदवी। वो हिंदवी में का मतलब हिंदी के लिए। प्रश्न बनता है कई बार प्रश्न बनता है कि जो हिंदुई शब्द है वो किसके लिए आया? तो हिंदवी, और हिंदवी का मतलब हिंदी के लिए आया है। और हिंदुस्तानी किसके लिए आया है? हिंदुस्तानी के लिए, हिंदुस्तानी के लिए आया है ये शब्द। और इसका अर्थ क्या है? उर्दू। तो परीक्षा में ये आ सकता है कि हिंदुस्तानी शब्द किसको इंगित करता है? तो वह उर्दू भाषा को इंगित करता है। और हिंदुई शब्द किसको इंगित करता है? तो वह हिंदी भाषा को इंगित करता है। ठीक है, तो गारसा दत्तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी थी। बात करें इसकी भाषा, आपको पता ही है क्योंकि लेखक कौन सी भाषा, कहाँ का है? फ्रांस का है, तो इसकी भाषा क्या होगी? इसकी भाषा है फ्रेंच, इसकी भाषा फ्रेंच है। अब बात करते हैं ये जो इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी थी, ये कितने भागों में थी? ये इसके 2 भाग थे। कितने भाग थे? 2 भाग। 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ। कितने भागों में प्रकाशन हुआ? 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। एक तो आता 1839 में, और एक हुआ था 1847 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में, एक 1847 ईस्वी में इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है उसका प्रकाशन हुआ था। बात करें इस ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है? कुल कवि, कितने कवियों का इसमें उल्लेख किया गया है? तो कुल कवियों की बात करें तो गारसा दत्तासी ने इसमें 738 कवियों का उल्लेख किया है। कितने कवियों का? 738। अब 738 कवियों को उल्लेख किया है, लेकिन इसमें 738 कवि हिंदी के नहीं है। इसमें केवल हिंदी के जो कवि लिखे हैं, इसने हिंदी के कवियों का जो वर्णन किया है, केवल 72 कवि हिंदी के हैं। कितने कवि हैं हिंदी के? कवि 72 कवि हिंदी के। तो याद रखना है कि कितने कवियों का उल्लेख है? 738 कवियों का। और हिंदी के कितने कवि हैं? हिंदी के केवल 72 कवियों का इसने उल्लेख किया है। ठीक है, बात करते हैं कि जो 72 कवि है, इस 72 कवि में इसने जिन कवियों का उल्लेख किया है, इसमें जो पहला जो कवि माना इसने, पहला कवि गारसा दत्तासी मानता है अंगद को। और आखिरी कवि मानता है इसमें हेमंत को। अंगद से लेकर हेमंत तक के इसने कवियों का वर्णन किया है। अब ये समझ में नहीं आता कि इसने ये अंगद और हेमंत किस कवि को माना है। हमने तो कभी नाम सुना ही नहीं कि कौन से ऐसे कवि थे जो इतिहास में हुए हैं। लेकिन ये शुरुआती तौर पर पहला ग्रंथ लिखा गया तो इसमें बहुत सारी कमियां भी रही। और ये हम समझ सकते हैं कि एक विदेशी लेखक जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा है वो कोसों दूर बाहर से कोसों दूर बैठा हुआ है, और वहाँ जाके फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा है, तो वह कितनी जानकारी इसमें स्पष्ट रूप से मिलेगी वह हम समझ सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें गलतियाँ हैं, लेकिन इसका महत्व इसलिए है कि सर्वप्रथम इतिहास लिखने का अगर किसी ने प्रयास किया है तो वो गारसा दत्तासी ने किया है। और आगे के जो इतिहास लेखक हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसका सहारा भी लिया है। तो बात करते हैं गारसा दत्तासी। तो गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। निवासी कहाँ का था? फ्रांस में पेरिस के निवासी थे। पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। प्रश्न आ सकता है कि एंदुई शब्द किसको इंगित करता है? तो हिंदी भाषा को। और हिंदुस्तानी उर्दू भाषा को इंगित करता है। भाषा
भाषा फ्रेंच थी। कितने भागों में? 2 भागों में, 1839 और 1847 में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें कुल कवि कितने बताता है? 738 कवि बताता है। और हिंदी के कितने कवि बताता है? 72। पहला कवि अंगद और आखिरी कवि हेमंत। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हुई इसकी बेसिक बात। आगे बात करते हैं। अब देख, ये साथ के साथ आपको ऐसे कैसे नोट्स बनाने हैं और टू द पॉइंट चल रही क्लास, ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे फालतू, क्योंकि अपनी जो 30 से 40 मिनट की क्लास रहेगी उसमें टू द पॉइंट आपको पूरा का पूरा मैटर मिलना चाहिए। यूँ नहीं कि फालतू इधर उधर की बातें हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का समय की जो बचत करेंगे, और आपको मैं कोशिश करूँगा कि मैटर अच्छा मिले, ताकि आपका पहली बार में जिस तरह मेरा सिलेक्शन हो, आपका भी पहली बार में सिलेक्शन हो। अब बात करते हैं कि जब गारसा दत्तासी ने ये ग्रंथ लिखा, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, तो इसने फ्रेंच भाषा में लिखा और हिंदी भाषा का इसने इतिहास लिखा। लेकिन इसमें हिंदी के तो केवल नाम मात्र के कवि थे, 72 कवि। बाकी तो इसने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और इसने हिंदी, इस प्रकार अलग अलग सभी तरह के, पंजाबी, सभी तरह के कवियों का इसने उल्लेख कर दिया। इसलिए इसमें यूँ मान लो सारी भाषाओं की खिचड़ी जैसे बन गई। तो एक बार प्रश्न ये भी आया था कि किस इतिहास ग्रंथ को खिचड़ी ग्रंथ कहा गया, तो वो इस गारसा दत्तासी के ग्रंथ को कहा गया है। तो इस ग्रंथ में आप लिखे, नोट्स बनाएं। इस ग्रंथ में अरबी, इस ग्रंथ में अरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, इस ग्रंथ में अरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी के कवियों का जिक्र किया गया है। क्या किया गया है? जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसलिए इस ग्रंथ को, क्योंकि हिंदी का इतिहास लिख रहा है, लेकिन हिंदी के इतिहास के साथ हर प्रकार के कवियों का इसने उल्लेख कर दिया, इसलिए इस ग्रंथ को खिचड़ी ग्रंथ भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है किस ग्रंथ को खिचड़ी ग्रंथ कहा जाता है? तो कौन सा ग्रंथ है? इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसलिए इस ग्रंथ को खिचड़ी ग्रंथ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो गारसा दत्तासी ने जो ये ग्रंथ लिखा, इस्तवार द लिटरेचर, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? हिंदी अनुवाद। और किस नाम से किया, कब किया? तो इसका जो हिंदी अनुवाद था वह किया है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने किया है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किस नाम से किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद किया, और किया है किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। कब किया? 1952 में। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। कब किया? 1952 में। और किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। अब बात करते हैं कि गारसा दत्तासी जो थे, हिंदी भाषा का तो इन्होंने ये लिखा ग्रंथ, लेकिन ये हिंदी भाषा के समर्थक नहीं थे, बल्कि उर्दू भाषा के समर्थक थे। तो गारसा दत्तासी उर्दू समर्थक लेखक थे। प्रश्न आ सकता है कि किस भाषा का समर्थन करते थे? तो उर्दू के समर्थक थे, उर्दू के समर्थक लेखक थे, तथा इन्होंने हिंदी को भद्दी बोली की संज्ञा दी। अब ये बात समझ में नहीं आती है कि जब ये हिंदी को भद्दी बोली बोल रहे हैं, तो फिर इन्होंने इसका इतिहास क्यों लिखा?
हिंदी को बद्दी बोली की संज्ञा दी। किसने दी? गारसा दत्तासी ने। ठीक है, तो गारसा दत्तासी ने अरबी, फारसी, उर्दू, पंजाबी सभी कवियों का इसने वर्णन किया, इसलिए इसको खिचड़ी ग्रंथ कहा जाता है। अनुवाद किया डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से, हिंदू साहित्य के इतिहास के नाम से, और इसमें हिंदी को बद्दी बोली का इसने। अब इसकी बात करें इसका क्या महत्व है, इस ग्रंथ को जब इन्होंने लिखा तो उस ग्रंथ का क्या महत्व रहा, क्यों इसको पढ़ रहे हैं। इस ग्रंथ का सिर्फ एक ही महत्व है कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अगर किसी ने किया है तो गारसा दत्तासी ने किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास, इसलिए इस ग्रंथ का महत्व है क्योंकि सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया है ये, इसका महत्व है। बात करें इसकी कमियों की कि क्या क्या कमियां इस ग्रंथ में रही है, तो बात करते हैं। ये तो महत्व हो गया कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया है, इसलिए इस ग्रंथ का महत्व है, क्योंकि पहला इतिहास ग्रंथ ये जो हिंदी के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा उल्लेख मिलता है हिंदी के कवियों के बारे में। लेकिन अगर इसकी कमियां देखें तो बहुत सारी कमियां, क्योंकि स्वाभाविक है जो जिस जुबान का लेखक ही नहीं है, हिंदी भाषा का लेखक, हिंदी भाषा जानता ही नहीं है, फ्रेंच भाषा का विद्वान है और हिंदी भाषा का साहित्य लिख रहा है और वह भी दूर, कोसों दूर बैठे, तो बहुत सारी कमियां होना उसमें स्वाभाविक है। तो बात करते हैं कमियों की। कमियां क्या क्या इसमें कमियां थी, तो 3-4 बिंदु है। एक तो सबसे पहली जो कमी है वो है कि किसमें काल विभाजन नहीं है। काल विभाजन नहीं है। काल विभाजन नहीं है। काल विभाजन नहीं है। दूसरी बात कि इसने जो कवियों और लेखकों का वर्णन है, कवियों और लेखकों का वर्णन किस नाम से किया? कवियों और लेखकों का वर्णन वर्ण क्रम से किया है, वर्ण क्रम से, जो कि सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति है। वर्ण क्रम से किया है, न कि जन्म क्रम से। वर्ण क्रम से किया है, या यूँ कह सकते हैं कि किस पद्धति में? वर्णानुक्रम पद्धति में। वर्ण क्रम से किया है या वर्णानुक्रम पद्धति में किया है, एक ही बात है। वर्णानुक्रम पद्धति में किया है, एक बात। दूसरी कमी ये हो गई। तीसरी बात करते हैं, तो इसने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, नाम तो किसका लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, लेकिन हिंदी का तो केवल नाम मात्र का जिक्र है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन हिंदी के केवल 72 कवियों का उल्लेख है। लेकिन हिंदी के केवल 72 कवियों का उल्लेख। 72 कवियों का उल्लेख। जब हिंदी का इतिहास लिख रहे हैं तो हिंदी का तो उल्लेख केवल 72 कवियों का है, बाकी तो दूसरी रामलीला चल रही है। हिंदी के 72 कवियों का उल्लेख किया। और बात करें तो इसमें उस समय की जो तत्कालीन युगीन प्रवृत्तियाँ थी, तत्कालीन जो प्रवेश था, परिस्थितियाँ थी, तत्कालीन युगीन प्रवृत्तियाँ, विशेषताएँ थी, उसका कोई विवेचन नहीं है। तत्कालीन युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं, कोई विवेचन, कोई उल्लेख नहीं किया। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, विवेचन नहीं। और इस कारण ही आचार्य शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है? वृत्त संग्रह। इसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना है उन्होंने, केवल कहा है तो क्या है? वृत्त संग्रह, चरित्र का उन्होंने वृत्त संग्रह कहा है, इसे वृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, तो ये गारसा दत्तासी के बारे में बात हुई। गारसा दत्तासी, सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। निवासी फ्रांस में पेरिस के थे। पुस्तक इस्तवार द लालित्युत्र एंदुई हिंदुस्तानी। एंदुई शब्द हिंदी को इंगित करता है, हिंदुस्तानी शब्द किसको इंगित करता है? उर्दू भाषा को करता है। ठीक है, भाषा फ्रेंच थी। 2 भागों में लिखी। 1839 में प्रकाशन हुआ एक भाग का, दूसरा का 1847 में हुआ।
कुल कवि 738, जिसमें से 72 कवि हिंदी के हैं। अंगद से हेमंत का वर्णन है। इसे खिचड़ी ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसमें कई सारी भाषाओं के कवियों का वर्णन किया, इसलिए। दूसरी बात करते हैं, अनुवाद जो है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया, हिंदू साहित्य के इतिहास नाम से। कब किया था? 1952 में किया। और इसने गार्सा दत्तासी ने हिंदी को भद्दी बोली की संज्ञा दी। इसकी कमी देखते हैं तो इसने विशेषता तो एक ही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। बाकी कमियां क्या है? काल विभाजन नहीं किया गया है, कवियों लेखों का वर्णक्रम से वर्णानुक्रम पद्धति में किया है, इसलिए दोषपूर्ण पद्धति है। इतिहास लिखा है हिंदी का, लेकिन हिंदी के केवल 72 कवियों का वर्णन है। तत्कालीन युगीन प्रवर्तकों को भी विवेचन नहीं किया है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले इतिहास लेखक की। अगले इतिहास लेखक की बात करें उससे पहले एक नाम आता है मौलवी करीमुद्दीन। जो गार्सा दत्तासी है, मुख्य धारा के जो इतिहास लेखक हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक मौलवी करीमुद्दीन नाम से इतिहास लेखक आते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल गार्सा दत्तासी का अनुकरण किया है। तो कई बार उसकी रचना का नाम पूछ सकते हैं, तो उसकी रचना का नाम है तज़किरा ए सूराई हिंदी। तो मौलवी करीमुद्दीन के बारे में 2-3 बिंदु नोट कर लेते हैं। अब गार्सा दत्तासी के बाद अगर बात करते हैं तो अगला जो नाम है वह है मौलवी करीमुद्दीन। 2-3 बिंदु इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे ये मुख्यधारा में नहीं गिना जाता है इतिहास लेखक के रूप में, लेकिन फिर भी मान लो 1-2 बिंदु के रूप में अगर प्रश्न बन जाता है तो मौलवी करीमुद्दीन के बारे में एक इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है तज़किरा ए सूराई हिंदी। तज़किरा ए सूराई हिंदी, इसके नाम से इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? मौलवी करीमुद्दीन का तज़किरा ए सूराई हिंदी। समय कब की यही है? इसका समय है 1848 ईस्वी। 1848 ईस्वी। इसने कितने कवियों का वर्णन किया है? कुल कवि कितने कवि बताए इसने कुल कवि बताए 1004, जिसमें हिंदी के कितने हैं? हिंदी के 62 कवि। हिंदी के केवल 62 कवियों का उल्लेख है। और इसकी क्या खास बात करें? खास बात कुछ भी नहीं है, बस ये कि इसने ये गार्सा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुकरण मात्र, और कोई इसकी खास बात नहीं, अनुकरण मात्र। ठीक है, तो मौलवी करीमुद्दीन ने पुस्तक लिखी तज़किरा सूराई हिंदी सन 1848 में। कुल कवि 1004, हिंदी के 62 कवि, और गार्सा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुकरण मात्र है, ये इसकी बात है। अब बात करते हैं मुख्यधारा के जो इतिहास लेखक हैं, उसमें आएगा अगले जो इतिहास लेखक वो है शिव सिंह सेंगर। किसकी बात करें? शिव सिंह सेंगर की। तो सबसे पहले हो गई गार्सा दत्तासी, अब बात करते हैं शिव सिंह सेंगर की। तो दूसरे जो इतिहास लेखक है वो है शिव सिंह सेंगर। अब शिव सिंह सेंगर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि गार्सा दत्तासी पहले विदेशी विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन जो पहला भारतीय विद्वान कोई भारतीय इतिहास लेखक है वह शिव सिंह सेंगर है, जिन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इनका ग्रंथ का नाम क्या है। ग्रंथ यानी कि पुस्तक का नाम ग्रंथ शिव सिंह सरोज। प्रकाशन इनकी पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। नाम से स्पष्ट है शिव सिंह सेंगर, सभी जानते हैं कि शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का नाम शिव सिंह सरोज, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है। प्रकाशन की बात करें 1883 ईस्वी। किस वर्ष की? 1883 ईस्वी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ क्या है, कौन सा है? तो है शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ। प्रश्न आएगा कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो वो कौन सा है? शिव सिंह सरोज। ठीक है, शिव सिंह सरोज के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर। प्रकाशन वर्ष 1883, और हिंदी भाषा में लिखा गया पहला
इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज है। अब शिव सिंह सरोज पहला जो इतिहास ग्रंथ है, ये पहला इतिहास ग्रंथ है जो किसी भारतीय द्वारा लिखा गया है। पहला हिंदी का इतिहास ग्रंथ है ना, पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो किसी भारतीय द्वारा लिखा गया, किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज के बारे में और बात करें तो ये पहला ग्रंथ है जिसमें पहली बार विशुद्ध कवियों को उल्लेख किया, यानी कि विशुद्ध जो हिंदी कवियों को उल्लेख किया गया है वो पहली बार शिव सिंह सरोज में किया गया है। पहला, क्योंकि उसमें तो उर्दू के भी कवि थे, पंजाबी के कवि थे, अरबी के कवि थे, किसमें? गारसा दत्तासी के इस्तवार द लालित्य हिंदू हिंदुस्तानी में। लेकिन यह पहला इतिहास ग्रंथ है, पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख है, विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है, विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है। एक बार रिवीजन करेंगे वापस। शिव सिंह सिंगर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? शिव सिंह सरोज, प्रकाशन 1883। किस भाषा में लिखा? तो हिंदी भाषा में लिखा है ना, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। बात करते हैं किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ भी शिव सिंह सरोज है, और यह ग्रंथ जिसमें पहली बार विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न आता है कई बार कि रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने इतिहास ग्रंथ के प्रारंभ में ही जिस इतिहास लेखक का वर्णन जो उल्लेख किया है वो किसका किया है? शिव सिंह सैंगर का। तो प्रश्न आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने इतिहास ग्रंथ उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ में प्रारंभ में शिव सिंह सैंगर का उल्लेख किया है। प्रश्न आए कि रामचंद्र शुक्ल ने किस इतिहास लेखक का अपने इतिहास ग्रंथ में उल्लेख किया है? तो गारसा दत्तासी का नहीं किया, बल्कि किसका किया है? शिव सिंह सैंगर का किया है। ठीक है, शिव सिंह सैंगर का। इसके बाद आप सबको पता है किस भाषा में लिखा गया? हिंदी भाषा में लिखा गया, हिंदी भाषा में। कुल कवि कितने कवियों का वर्णन किया गया है? इसमें कुल कवि 1003 हैं, 1003। लेकिन इसको जो का अधिकांश जो माना जाता है वो 1000 कवि कहा जाता है, 1 सहस्र कवि माने जाते हैं। 1003 कुल कवि तो 1003 है, लेकिन राउंड फिगर में 1000 सहस्र कवि इसका आंसर माना जाता है। अब बात करते हैं कि ये पहले इतिहासकार है शिव सिंह सैंगर जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभ की चर्चा की। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। शिव सिंह सैंगर, ग्रंथ शिव सिंह सरोज, प्रकाशन 1883। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज। पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो किसी भारतीय ने लिखा, पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के प्रारंभ में शिव सिंह सैंगर का उल्लेख किया है। भाषा हिंदी है। कुल कवियों की संख्या कितनी मानी गई? 1003। ठीक है, बात करें इस 1003 जो कवि का उल्लेख किया गया है, इसमें जो पहले कवि का इन्होंने उल्लेख किया कि पहला कवि किस कवि को माना इन्होंने? तो पुष्य या पुंज को पहला कवि माना है इन्होंने। शिव सिंह सैंगर ने पहला जो कवि माना है वह पुष्य या पुंज को माना है। और ये पहले ऐसे इतिहासकार है जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभ का उल्लेख किया। कहीं किस वर्ष हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ? तो बात करते हैं हिंदी साहित्य के जो पहला कवि कौन सा माना है शिव सिंह सरोज ने, शिव सिंह सैंगर जी ने पहला कवि माना इन्होंने पुष्य या पुंज को। ठीक है, और ये पहले इतिहासकार
पहले इतिहासकार जिन्होंने पहले इतिहासकार जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभ का किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, प्रारंभ की चर्चा की। तो किस वर्ष से मानते ये हिंदी साहित्य का प्रारंभ, ये मानते 713 ईस्वी से। 713 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। संवत की बात करते हैं 770 संवत, ठीक है, 770 संवत से। संवत के बाकी इंपॉर्टेंट यही है 713 ईस्वी, आप इसको याद रख लें। 713 ईस्वी से हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा करते हैं शिव सिंह सेंगर। पहला कवि हो गया पुष्य या पुंज। ये बेसिक बातें हो गई। अब बात करते हैं, ये इसकी विशेषताएं थी, बात करते हैं इसकी कमियों की। इसमें क्या कमियां अगर रही, तो कमियों की बात करें वही कि इसमें एक तो काल विभाजन नहीं है, इसमें भी काल विभाजन नहीं। दूसरी बात करें तो ये भी किस पद्धति में लिखा गया है, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। यानी कि कवियों और लेखकों का जो वर्णन है वह किस क्रम में है, वर्ण क्रम से, न कि जन क्रम से। और इसे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है, वृत्त संग्रह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये हो गए शिव सिंह सेंगर जी के बारे में बात हो गई। तो शिव सिंह सेंगर जी के बारे में हमने देखा कि इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है, उसकी क्या क्या खासियत है और क्या उसमें कमियां हैं, और हमने जो पहले ये गार्सा दत्तात्रेय के बारे में चर्चा की। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे आने वाले लेखकों के बारे में, जॉर्ज गिरीशन के बारे में और मिश्र बंधुओं के बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आपके लिए क्लास उपयोगी साबित होगी। आप मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे से ज़्यादा बार क्लास देखें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें और फिर नेक्स्ट क्लास में आएँ ताकि ये क्लास आपके लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो। जय हिंद, जय भारत।